आ रही है बात? आ रही है, अब आ रही है। So, shall we start? हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। Okay. Let me see कितने बंदे आ गए हैं। अगर और स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं, बिकॉज मैं हाईवे स्ट्रक्चर कवर करने जा रहा हूँ, नोन एज कलवर्ट्स। उसकी इम्पोर्टेंस बहुत है स्ट्रक्चरल फील्ड में। अगर किसी को जॉब चाहिए तो अगर ये स्ट्रक्चर से वो फेमिलियर हो और डिजाइन करना जानता है तो उसको प्राइवेट कंसल्टेंसीज में इजिली जॉब मिल जाएगी। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी हाईवे स्ट्रक्चर्स, जैसे हम लोग मेरी जो प्रोफाइल है ब्रिज डिजाइन इंजीनियर की है, तो हम लोग ब्रिजेस, फ्लाईओवर, रेल के ब्रिज हो गए, आरओबीज, अंडर पासेस, मेजर रिवर ब्रिजेस, माइनर रिवर ब्रिजेस और कलवर्ट्स, इस पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर्स हम लोग डिजाइन करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा नंबर किसी एक हाईवे प्रोजेक्ट में होता है वो कलवर्ट होता है। हर 1 किलोमीटर में रोड हाईवे पे 3 to 4 नंबर ऑफ कलवर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिपेंड अपॉन डिफरेंट टेरेन्स। तो अगर यहाँ पे भी अगर देखो तो नॉर्थ इंडिया में भी जनरली 1 किलोमीटर में 2 कलवर्ट्स आई जाते हैं क्रॉस ड्रेनेज प्रोवाइड करने के लिए, सफिशिएंट क्रॉस ड्रेनेज ऑन हाईवे। अगर कलवर्ट्स ना हो तो ब्लॉकेज हो सकती है। तो इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, और किसी भी फ्रेशर को अगर एंटर करना है कंसल्टेंसी फील्ड में, तो इस स्ट्रक्चर से अगर वो फेमिलियर है, लोड स्पेसिफिकेशन, मॉडलिंग जानता है, एनालिसिस जानता है, तो उसके लिए जॉब पाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो हर कंसल्टेंसी जनरली फ्रेशर्स को हायर करती है फॉर डिजाइनिंग दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो फिर जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है वो फिर थोड़े से और हायर स्ट्रक्चर्स करते हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स। तो सलील देख लो, अगर और ज्वाइन कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम लोग 5 मिनट्स में स्टार्ट कर लेते हैं। एक मिनट, मैं जरा कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, राइट। आई थिंक हमें स्टार्ट कर देना चाहिए सर। ओके। Okay. So, let me all welcome you to the second chapter of this module hands-on practice. As we all know the topic of this module chapter, which is the modeling and analysis of culvert structure, which is a highway structure, as told us about it. So today we are going to have a clear idea of how this structure is important in terms of structural engineering and also in terms of hydrographical importance. So more will be discussed by sir. So I think over to you, sir. Okay, Salil. 1 second. Good evening, everyone. I've shared my screen. I hope it's visible now. Salil, visible है screen? Yes, sir, it is visible. 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 ठीक है. So last week we have done modeling and analysis of G+2 story building. Today we'll be covering one of the very important structure in highway, that is culvert. Though it's a small structure, culvert की basically definition है, culvert is a structure having span length less than 6 meter. So these are 3 images of different type of culverts. This is pipe culvert, this is box culvert, which we'll be discussing today, and this is slab culvert.
सो ये जो स्लैब कलवर्ट है ये एंशियंट टाइम्स में दिया जाता था। एक और होती है आर्च, आर्च शेप के कलवर्ट्स होते हैं, तो ये एंशियंट टाइम में दिए जाते थे। अभी रिसेंट एडवांसमेंट जो हुई है टेक्नोलॉजी की, उसमें वी प्रिफर दिस सेकंड वन, बॉक्स कलवर्ट। रीजन बीइंग, इसमें जहाँ पे सॉइल वीक है, मतलब जहाँ पे मेरे को सेफ बियरिंग कैपेसिटी सफिशिएंट नहीं मिलती, वहां पे भी मैं इसको इजिली प्रोवाइड कर सकता हूँ, थोड़ा सा वहां पे ग्राउंड इंप्रूवमेंट करके। इसमें बेस प्रेशर, पूरी राफ्ट फाउंडेशन रहती है, तो मेरा बेस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो और बाकी ये पाइप कलवर्ट्स होते हैं, तो ये 1.2 मीटर डाया का जनरली प्रेफर करते हैं। पाइप कलवर्ट्स में कुछ डिजाइन करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, मिनिस्ट्री स्पेसिफिकेशन ड्राइंग्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वही डायरेक्ट यूज हो जाते हैं। बट जो हमारे बॉक्स कलवर्ट्स हैं, ये 95% हमारे हाईवेज में यूज होते हैं। ठीक है, ये शेप होती है बॉक्स कलवर्ट्स की। जस्ट ब्रिज की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि कलवर्ट्स हैविंग स्पैन लेस देन 6 मीटर। सिमिलरली ब्रिजेस में having span length more than 6 meter but lesser than 60 meter is known as minor bridge। जो ये जो टिपिकल इमेज दिख रही है, दिस इज ऑफ माइनर ब्रिज हैविंग स्पैन ग्रेटर देन 6 मीटर बट लेस देन 60 मीटर। And third category is major bridge, so having a total length of bridge more than 60 meter, like this। ये 2 kilometers का हो, 5 kilometers का हो, that will count in major bridge category, but it should exceed 60 meter length, right? So these are the codes which we generally use in highways structure design. First one is IRC 5, 2015 is the year in which this course has been revised. So then is IRC 6, 2017. In this code, bridge के general loads और specifications, combinations सारे हमें दिए हुए हैं, like we design as per limit state methodology। So इस कोड में लिमिट स्टेट मेथोलॉजी में ULS, अल्टीमेट लिमिट स्टेट मेथड, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट मेथड, क्वासी रेयर कॉम्बिनेशन, वो सारे डिफाइन करे हुए हैं। फिर लोडिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हील लोडिंग इसमें कोड में है। फिर IRC 78 हमारा फाउंडेशन का कोड है। देन कम्स IRC 112। जैसे भगवत गीता होती है, वैसे हमारे लिए दिस कोड IRC 112 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड इन हाईवे ब्रिजेस। ये कंप्लीटली बेस्ड अपॉन लिमिट स्टेट मैथोलॉजी। हमें जो भी डिजाइन करना है, कोई भी मेंबर हो, चाहे वो कुछ भी हो, स्लैब हो, बीम हो, कॉलम हो, है ना, रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है, कितना परसेंटेज परमिसिबल है, डक्टाइल डिटेलिंग क्या करनी है, परमिसिबल स्ट्रेसेस कितने हैं कंक्रीट में, टेंसाइल स्ट्रेसेस, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, वो सारे हमें IRC 112 में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड। तो जो हम लोग कलवर्ट डिजाइन भी करते हैं, वो भी इस कोड से ही फेमिलियर होता है, राइट? फिर नेक्स्ट है हमारा IRC SP 105। ये कोड इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन यूरो कोड, और ये समझने में वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट कोड्स में से एक है। तो हमारी IRC इंडियन रोड कांग्रेस कमेटी ने थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी करने के लिए एक एक्सप्लेनेटरी हैंडबुक इशू किया है, दैट इज IRC SP 105। कि किसी को अगर डिफिकल्टी हो तो वो इसको रेफर करके थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले। इसमें कोडल लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसमें, और हमने इलैबोरेटिवली IRC कमेटी ने एक्सप्लेन अच्छे में किया हुआ है। देन कम्स IRC SP 114 2018। ये अभी 2018 में न्यू गाइडलाइंस आई हैं फॉर सिस्मिक डिजाइन ऑफ रोड ब्रिजेस। इससे पहले जितने हमारे सिस्मिक कोड्स थे वो सब सुपरसीड हो गए हैं। दिस इज द लेटेस्ट गाइडलाइंस विच वी हैव टू फॉलो। इसमें जनरली पहले हम लोग फोर्स बेस्ड डिजाइन मेथड यूज करते थे, अभी इसमें कैपेसिटी डिजाइन मेथड, कैपेसिटी बेस्ड डिजाइन मेथड को एम्फेसाइज किया है फॉर हाईवे सेक्टर, राइट? और कहीं कहीं पे हम लोग पहले स्टैटिक एनालिसिस करते थे और डायनेमिक एनालिसिस को और इसमें थोड़ा सा ब्रॉड ऑन किया है। ठीक है, तो दीज आर द कोड विच विल बी यूजिंग। बिफोर गोइंग ऑन द डिजाइन ऑफ कलवर्ट, जस्ट मैं थोड़ा सा लोड्स ऑफ फोर्सेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने बिल्डिंग्स में किया था कि उसमें डेड लोड हो गया, सेल्वेट हो गया, ब्रिक लोड हो गया, है ना, और स्लैब का लोड था, और सिमिलरली पैरापेट के लोड थे, राइट? बिल्डिंग में उतने ही लोड्स होते हैं, बट हमारे ब्रिजेस में लोड्स बढ़ जाते हैं, लोड्स की स्पेसिफिकेशन इंक्रीज हो जाती है। लाइक डेड लोड मेरा सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। देन कम्स लाइव लोड।
लाइव लोड में 4 to 5 डिफरेंट ट्रक्स की स्पेसिफिकेशंस दी हुई है। वन इज जैसे एक 40 टन की लोडिंग है, एक 100 टन की लोडिंग है, एक 70 टन की ट्रैक लोडिंग है, जो टैंक्स चलते हैं, जो मिलिट्री के टैंक्स चलते हैं, उनके लिए भी हमें चेक करना होता है। फिर अभी एक स्पेशल व्हीकल लोडिंग भी आई है, वो 385 टन की एक ट्रक है, 385 टन, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल्स की लोडिंग स्पेसिफिकेशंस गिवन है। तो ये सारी IRC 6 में लोड स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड है। फिर एक स्नो लोड होता है कि अगर कोई हिल टेरेन में डिजाइन कर रहा है, लाइक कश्मीर लद्दाख एरिया में, तो वहाँ पे स्नो लोड भी एनकाउंटर किया जाता है, डेड लोड। फिर इम्पैक्ट फैक्टर हो गया ऑन व्हीकलर, ड्यू टू व्हीकलर लोड। व्हीकल्स जब चलते हैं तो एक इम्पैक्ट सरफेस पे जनरेट करते हैं, राइट। फिर इम्पैक्ट ड्यू टू फ्लोटिंग बॉडीज, जो रिवर वगैरह चैनल फ्लो करता है, उनका भी एक इम्पैक्ट होता है। फिर एक व्हीकल कोलिशन लोड होता है, ये हम लोग फ्लाईओवर्स में जनरली कंसीडर करते हैं। देन कम्स विंड लोड, राइट। देन कम्स वाटर करंट। वाटर करंट फोर्स बेसिकली मेरे मेजर ब्रिजेस में काम आता है, जहाँ पे डिस्चार्ज काफी हैवी रहता है, तो वहां पे वाटर करंट हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं। देन कम्स लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस caused by tractive and braking. Tractive is basically acceleration of vehicles. जब आप किसी ब्रिज के ऊपर व्हीकल चला रहे हो तो आपने सडनली उसको एक्सेलरेट किया, दैट इज ट्रैक्टिव फोर्स। एंड जब आपने ब्रेक लगाया तो भी आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्ट किया, दैट इज योर ब्रेकिंग फोर्स ऑफ व्हीकल। Then comes centrifugal force. Centrifugal force everyone knows, WV square upon 127 R. कहीं भी अगर रोड कर्वेचर में मेरा जाता है तो वहां पे हम लोग उस कर्वेचर के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एनकाउंटर करते हैं, और उसके कारण हमारा थोड़ा सा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्सेस एनहांस होती हैं, उसको कंसीडर करते हैं। देन कम्स बायंसी। बायंसी एवरीवन नोज, उससे मेरा बायंसी भी हमारे स्ट्रक्चर्स में इम्पैक्ट करता है कि सेल्फ वेट रिड्यूस कर देता है, वाटर की डेंसिटी से कंक्रीट की डेंसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, राइट। फिर आता है मेरा अर्थ प्रेशर। फिर होते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट्स, है ना, क्रीप, श्रिंकेज, ये सारे मेरे टेम्परेचर के इफेक्ट्स रहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, श्रिंकेज हो गया आपका, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिफॉर्मेशन इफेक्ट्स। फिर सेकेंडरी इफेक्ट्स होते हैं, ड्यू टू कहीं पे सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स आते हैं, टॉल हाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे, कुछ इरेक्शन इफेक्ट्स कंसीडर होते हैं, फिर सिस्मिक फोर्सेस, वेव प्रेशर और ग्रेड इफेक्ट। तो ये जनरल सारे लोड कॉम्बिनेशंस हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में हमें अपना हम लोग कंसीडरेशन में लेते हैं, राइट। देन कम्स अवर कलवर्ट। सो ये मेरा बेसिकली टुडे विल बी डूइंग अ मॉडलिंग ऑफ 3x3 कलवर्ट। 3x3 आई एम सेइंग that this 3 meter will be the span. This is known as span, inner distance between walls from here to here. This is span, and this is vent height, vertical clearance. So we'll be today idealizing a culvert of 3x3 having one cell. जैसे ये जो पाइप कलवर्ट आपको दिख रहा है, ये मेरा 3 सेल का पाइप कलवर्ट है, 1 2 3 of 1.2 meter dia. And today we'll be idealizing one cell culvert of 3 meter span and 3 meter vertical height, 3x3 culvert. So you can see this is a typical figure of culvert having 3 meter span and 3 meter vent height. और मैंने इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, वन इज टॉप स्लैब, वॉल्स एंड बॉटम स्लैब, ठीक है। आई रिपीट, वन इज टॉप स्लैब, वन इज वॉल्स, ये मेरी आउटर वॉल्स हो गई ऑन बोथ साइड, एंड देन कम्स बॉटम स्लैब। तो मैंने टॉप स्लैब इसमें 250 mm की कंसीडर करी है, सिमिलरली 250 mm की मैंने वॉल्स कंसीडर करी है, एंड 250 mm की मैंने बॉटम स्लैब कंसीडर करी है, ठीक है। जो हम लोग स्टार्ट में मॉडलिंग करते हैं, दैट वी डू सेंटर टू सेंटर मॉडलिंग, राइट। सो मेरा 3 मीटर का स्पैन है, बट मेरा स्टार्ट में जब मैं मॉडल करूंगा तो कितना हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 250 का हाफ इधर 125 mm एंड इधर 250 का हाफ 125. So my center to center span of modeling will be 3.25 meter. Okay. And similarly vertically भी मैं मॉडल करूंगा तो मेरा स्पैन हो जाएगा 3 मीटर प्लस 250 का हाफ 125 एंड 125 3.25 मीटर हाइट. ओके. फिर आपको ये ट्राइंगुलर सेक्शन कुछ दिख रहा है, ये सेक्शंस में ना, ये ट्राइंगल से मैंने कुछ फिगर में फॉर्म है. दीज आर नोन एज हॉन्च. हॉन्च बेसिकली क्या करता है, प्रोवाइड करता है. सो हॉन्च का बेनिफिट रहता है कि फॉर बेंडिंग मोमेंट
वी चेक अवर सेक्शन एट सपोर्ट्स, ठीक है, हम लोग अपना सपोर्ट्स पे बेंडिंग मोमेंट चेक करते हैं, एंड हम लोग शेयर फोर्स हम लोग डी इफेक्टिव सेक्शन पे चेक करते हैं। तो यू कैन सी दिस इज माय सपोर्ट। सो विद द हेल्प ऑफ हॉन्च मेरी इफेक्टिव थिकनेस टॉप स्लैब की कितनी दिख रही है, 250 mm, बट विद दिस हॉन्च 150 mm, तो मेरी हॉन्च के कारण इधर इफेक्टिव थिकनेस विल बी 250 प्लस 150 400 mm। सो मेरे को डिजाइन में मैं इसका 1/3 कंसीडर करता हूँ। जनरली हम लोग डिजाइन में जो बेंडिंग मोमेंट जब हम लोग करते हैं डिजाइन, तो इसका इफेक्टिवली हम लोग 250 में 1/3 ऑफ दिस 50 mm, तो हम लोग 300 mm का यहाँ पे कंसिडरेशन टोटल ओवरऑल इफेक्टिव डेप्थ में कंसिडरेशन लेते हैं। ओके, सो जनरली कहीं कहीं पे इसके ऊपर अर्थ कुशन भी आता है ना, कहीं कहीं पे फिल होता है, तो बॉक्स के ऊपर हमारा 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर अप टू 10 मीटर तक भी कुशन आ सकता है। सो जनरली अभी मैंने 0 मीटर कुशन कंसीडर किया है। देन कम्स वेयरिंग कोट। वेयरिंग कोट हो गया आपका जो टॉप लेयर, एक बिटुमिनस कारपेटिंग होती है ना मेरी ब्लैक कलर की, जो रोड की पेवमेंट होती है, वो मैंने इसमें 75 mm कंसीडर करी है। ओके, सो अब मैं एक स्टार्ट मॉडल ओपन करता हूँ, उसमें इस मॉडल को मैं प्लान करता हूँ। ओके, सो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ स्टार्ट का, स्पेस फ्रेम, I define as box structure, फाइल नेम इज बॉक्स स्ट्रक्चर, सेव इसे कहाँ पे करना है वो मेरे को डायरेक्टरी असाइन करनी है। सो I'll assign it on desktop. I have made some folder. So this is a location where I have to save my file, and then meter, and last time I have selected metric ton. Today I'll go with kilonewton. Add beam, finish. So instead of working in this SnapGrid model, I'll work in directly XYZ coordinate system. ठीक है, सबसे पहले मैंने एक जीरो नोड दे दिया। ठीक है, ये मेरा जीरो नोड आ गया। इसको मैं आपको डबल क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। ये मेरा नोड कर्सर है, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस। ये मेरा मेन्यू बार है, राइट। ये मेरे सारा हॉरिजॉन्टल टूल बार्स हैं, ये मेरे वर्टिकल टूल बार्स हैं, ये मेरे डिफरेंट पेजेस हैं जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ, राइट। और ये मेरा ज्योमेट्री सेक्शन है जहाँ पे मैं नोड्स असाइन करूंगा, फिर बीम्स असाइन करूंगा, फिर प्रॉपर्टीज असाइन करूंगा, फिर सपोर्ट्स एंड देन लोड्स, राइट। फिर हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाएंगे। सो सबसे पहले मैंने एक नोड दे दिया XYZ। यू कैन सी नोड नंबर 1 हैविंग कोऑर्डिनेट्स XYZ एज 0। ओके, सो ये मेरा बॉटम स्लैब का नोड हो गया, एंड ये मेरा फ्रंट व्यू है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा। अब ज्योमेट्री हम लोग प्लान करते हैं, हमें किस तरीके से कहाँ पे नोड्स प्रोवाइड करने हैं। सो ये मेरा ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, सो ये मेरा सेंटर पॉइंट है 0 0। अब मेरे को फर्स्ट पॉइंट प्रोवाइड करना है, सो दैट पॉइंट आई विल प्रोवाइड ऑन 125 mm, राइट। मेरे को सपोर्ट पे देना है बॉक्स के, तो ये मेरा कितना 125 mm है। फिर इसके बाद मैं कहाँ प्रोवाइड करूंगा, जहां मेरा हॉन्च एंड खत्म हो रहा है, ठीक है, तो 125 mm, देन 150 mm, तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया। फिर उसके बाद मेरा एक मैं प्रोवाइड करूंगा डी इफेक्टिव, जहाँ पे मेरे को अपनी शेयर फोर्स चेक करनी है, डी इफेक्टिव पॉइंट, राइट। फिर मैं उसके बाद अपना एक सेंटर में मिड पॉइंट प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे मेरा सैगिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा मिड पे, और सपोर्ट्स में मेरा हॉगिंग मोमेंट मैक्सिमम आता है। और सिमिलरली इसको जो यहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसको मैं रेप्लिका कर दूंगा इस साइड, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड, इसको मैं डायरेक्टली चाहूँ तो मैं एक्स एक्सिस में यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ 125। यू कैन सी इधर टाइप हो गया है। इसके बीच में मैं डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ 125 mm। तो मैंने अपना यहाँ पे मैंने इस सेंटर लाइन से अब यहाँ पे नोड प्रोवाइड कर दिया है। अब सेकेंड नोड मेरे को 150 mm पे प्रोवाइड करना है। तो अनदर मेथड इज डायरेक्टली मैं या तो इधर ही टाइप कर सकता हूँ, अगर वन इज मैं इसको कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस दे दिया से 150। ये थर्ड मेथड है। तो ये मेरे हो गए 125 150, राइट। तो ये मेरा था, ये मेरा हो गया सपोर्ट्स का
जहाँ पे मैं बेंडिंग मोमेंट चेक करूंगा, ये मेरा हो गया हॉन्च का। अब एक मेरे को डी इफेक्टिव और देना है, तो मैंने तीनों स्लैब्स के लिए डी इफेक्टिव कैलकुलेट की हुई है। लाइक फॉर बॉटम स्लैब इट इज 167, ठीक है। तो मैं 167 फ्रॉम दिस पॉइंट, तो मैंने 150 ये ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं इसको 167 इस पॉइंट से प्रोवाइड कर देता हूँ, 167, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। फिर मेरे को एक देना है मेंबर के सेंटर में, ठीक है। तो मेरी इफेक्टिवली लेंथ कितनी है, 1 सेकेंड। सो यू कैन सी मेरे को मॉडल करना है इफेक्टिवली, मैं इधर थोड़ा रफ कर लेता हूँ। 3 मीटर प्लस 1.25 प्लस 1.25, ठीक है, 3.25। तो 3.25 का सेंटर क्या होगा, 3.25 का सेंटर हो जाएगा मेरा 1.625, राइट। सो अब मैं इस पॉइंट से 1.625 डायरेक्टली एक नोड प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरा सेंटर का पॉइंट आ गया। एंड सिमिलरली अब मेरे को यही वापस नोड्स प्रोवाइड करने हैं। जैसे मैं इस नोड को रेप्लिका कर लेता हूँ, ये मेरा एंड नोड होगा 3.25 पे, तो मैंने इसको 3.25 पे सेंड कर दिया, 3.25। अब मैं बैक कैलकुलेशन करते हुए हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे, राइट। सो मैंने इससे मेरे को इधर अंदर आना है कितना, 125 mm, तो मैंने माइनस 0.125, राइट। फिर मैंने अब मेरे को इससे 150 mm अंदर जाना है, तो मैंने करा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कॉपी एंड पेस्ट, माइनस 0.15। एंड सिमिलरली बॉटम स्लैब में हम लोग कितना आए थे इसमें, आई थिंक कुछ 162 था, मैं मेजर कर लेता हूँ यहाँ से, 167, यानी कि 17 mm फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। अगेन मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैंने इसको डिफाइन कर दिया माइनस 0.17, 17 mm। तो ये मेरा बॉटम स्लैब का मैट्रिक्स बन गया है, ये मेरा बॉटम स्लैब क्रिएट हो गई है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ एक बार, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा हॉन्च एंड है, ये मेरा डी इफेक्टिव पॉइंट है, ठीक है, डी इफेक्टिव एवरीवन नोज। एंड ये मेरा सेंटर ऑफ दिस स्पैन है, मेरी इफेक्टिव मेंबर लेंथ है 3.25, इसका मेरा सेंटर हुआ 1.625, 1.625, राइट। सो यही मैं सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन ऊपर भी सेंड कर देता हूं। कंट्रोल सी, मेरी मेंबर्स की हाइट क्या रहेगी इफेक्टिवली, सो 3 मीटर मेरी वर्टिकल हाइट है, और अगेन 1.25, 1.25, तो 250, तो 3.25। तो डायरेक्टली मैं इसको कंट्रोल सी करता हूं, ये सारे नोट्स को कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, वर्टिकल 3.25, तो ये मेरे मेंबर्स टॉप पे आ गए। नाउ यू कैन मेजर, ठीक है। ये मेरे नोट्स क्रिएट हो गए हैं, दिस इज माय बॉटम स्लैब, दिस इज माय टॉप स्लैब। अब मेरे को वॉल्स कनेक्ट करनी है, राइट। सो मेरे को वॉल्स पे पॉइंट्स देने हैं, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब वॉल्स में हम लोग देखते हैं, वॉल्स में भी हमारी फर्स्ट थिकनेस इज, बॉटम स्लैब की थिकनेस इज 250, तो 250 का हाफ कितना हुआ, 125। तो मैंने इस और इस बोथ नोट्स को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, एंड वर्टिकल ऑफ 0.125, ओके। सो ये मेरा आ गया। सिमिलरली मैंने ऊपर से भी यही ऑपरेशन रिपीट करे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बट दिस विल बी माइनस 125 mm, 125, राइट। सो मेरा सिमिलरली टॉप एंड बॉटम पे हो गया। अभी और मेरे को नोट्स क्रिएट करने हैं, ये मेरा सपोर्ट है, अब मेरे को हॉन्च एंड क्रिएट करना है। सो हॉन्च वी नोज 150, ठीक है, 150 और इसमें ऐड किया। सिमिलरली इधर मैंने 150 रिड्यूस किया, माइनस 150, एंड वन मोर पॉइंट वी नीड, डी इफेक्टिव, और इसका सेंटर वाला पॉइंट। सो मैं इसकी डी इफेक्टिव देख लेता हूँ मैंने कितनी मेरी निकल रही है, से इसकी 167 है, राइट। सो 167, दैट मीन्स 17 mm फ्रॉम हियर, 17 mm। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सिमिलरली कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे माइनस 0.017, तो ये मेरा बन गया। अब एक सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट विल बी, मेरी हाइट कितनी है, height is coming out to be 3.25, so 3.25 का half is 1.625, तो मेरे को एक नोड प्रोवाइड करना है 1.625,
So I have selected these nodes and Control C and Control V on 1.625. So ये मेरा बन गया, right? So अब मेरे nodes create हो गए. Again मैं अपने algorithm, I'll say algorithm of STAT software. हमेशा मेरे को यही repetitive steps करने हैं. सबसे पहले ज्योमेट्री फॉर्म करनी होती है. Geometry by forming nodes, right? Second is members. देखो members generate करने होते हैं by connecting nodes. Generating members by connecting nodes, right? Third, assigning property to members. Next is assigning supports. ये मैंने last time भी repeat किया था. यही ऑपरेशन आप कुछ भी स्ट्रक्चर कर लो, यही चीजें चलती हैं. असाइनिंग सपोर्ट्स हो गया, देन असाइनिंग लोड्स. देन सिक्स्थ वन इज हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग मोड. फिर हम लोग आइडलाइजेशन करेंगे. पोस्ट प्रोसेसिंग मोड. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज डन. नाउ जनरेटिंग मेंबर्स बाय कनेक्टिंग नोड्स. वेरी इजी. ये मेरा नोड कर्सर है. वन वे इज मैं डायरेक्टली इस बीम को यहां से सिलेक्ट करके कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट? यहां से सिलेक्ट करके कनेक्ट कर सकता हूँ. वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमें अपना ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में लग रहा है. लाइक आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो मेरे को ऐसे ही मेंबर्स, जितने भी मेरे वर्टिकल मेंबर्स होंगे, मेरे को ऐसे ही कनेक्ट करने हैं, राइट? नाउ अब मैं ये मेरे वर्टिकल मेंबर्स कनेक्ट हो गया, मैं हॉरिजॉन्टल मेंबर्स कनेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. सिमिलरली मेरे को टॉप, ये मेरी बॉटम स्लैब है. अब मेरी टॉप स्लैब में मैं यहां से कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ. मेरे को ओरिएंटेशन लेफ्ट टू राइट ही, लेफ्ट टू राइट. ओके, सो मेरे ये मेंबर्स कनेक्ट हो गए, बट अभी यू कैन सी ये ब्रेक नहीं हुए हैं. अगर मेरे को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट आई डू, आई सिलेक्ट ऑल दिस मेंबर्स. ये मेरा मेंबर कर्सर है, ये मेरे सारे मेंबर सिलेक्ट हुए. सॉरी, फर्स्टली आई गो टू दिस नोड कर्सर. मैंने सारे नोड सिलेक्ट करे, देन आई डायरेक्टली गो टू दिस ऑप्शन, ब्रेक बीम्स एट सिलेक्टेड नोड्स. अगेन आई रिपीट, आई हैव मेरा member select किया मैंने. अभी you can see we have connected the dots with the members with this option add beams, but you can see my members are not broken into pieces. I have 4 members only. 1 2 1 this is 2 and this is 3 and this is 4 beam number. So मेरे को ये break करना है into small parts. Okay, so what I'll do, I'll select all the nodes. I can do Control A. I can select all the nodes, then I have to go on this geometry option, then break beam at selected nodes. So you can see that 28 new beams are created. So now I can see this is broken. Okay, I hope it's clear now, and you can see different beam numbers you can see here and different node numbers. और मैं जस्ट एक छोटा सा ऑपरेशन और आपको बता देता हूँ. लाइक आई कैन रीनंबर द नोड्स. ठीक है, by firstly we renumber the nodes, then we'll renumber the members. So I have clicked on this thing, node cursor. I have selected all the nodes, then I'll go on this geometry, then renumber nodes. In renumber nodes, then I'll click on this. Then I'll select Z, Y, X, starting from one number. So you can see my 32 number nodes are renumbered. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, then 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, like this. On a horizontally X direction, I have renumbered the nodes. Similarly, I'll renumber my members. I have to select all my members, then I'll go to geometry, then click on renumber, then members, select yes. First Z, Y, X. You have to, like these are the available criteria and you have to sort criteria. So I have shifted all these things in here and starting from member number 1. You can see 32 beam numbers are generated, 1 to 8, then 9, 10, 11, 12, 13, 14 in this manner. Okay, by pressing shift B, we can see the beam number. By pressing shift N, we can see the node numbers. Okay,
One more option is from here. Like I prefer shortcut, Shift B, Shift N. One option is from here by pressing this scale option, then go to labels, then say click on this beam numbers. So when you click on this beam number, you can see the beam numbers, right? And when you uncheck this this thing, then you can release it, right? And with this Shift O, you can see the orientation. Like you can see this is blue one is our x-axis, right? And this red is y-axis. So everywhere you will see that for our this bottom slab and top slab, these orientation should match each other. All and similarly this wall orientation should match each other. Okay. So moving ahead, we have covered our 2 points. This thing. Now third thing is assigning property to members, right? So you can see, we can see our 3D rendered view. It will look like this only because this is showing a line model because we haven't assigned any property. So now we'll be assigning properties. So our geometry work is done. Okay. So now I'll go to this member section, member thing. Now I'll assign properties. I'll go to define rectangle, and I have to assign my properties. So say my bottom slab is 0.25 and in Z direction we'll take as 1. Okay, so this is for my bottom slab, and similarly if you'll see the orientation, one second. If you'll see the orientation, you will see our top slab is of 250 mm thickness, walls are of 250 mm thickness, and bottom slab is of 250 mm thickness. Okay, so right, so what I'll do, this 250 mm thickness will be everything except my haunch portion area. So my haunch thickness will be different. So for haunch area, we have to define other property that will come out to be, one second, I have calculated backward. So that will come out to be 0.325. 250 plus half of the thickness. So we are taking as 325 mm as our haunch thickness. So one second, I'm just applying our haunch thickness in this. So now I'll be assigning property. This is 0.325 and this is 250. My top slab is of 250 mm thickness. So I have to select, firstly I'll assign a haunch area, then I'll do, this is my haunch area, 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 and this thing. So I have done, I've selected the member and I'll click on this assign to teams. Okay, and what I can do, I told you in the last session also, I'll select this option, my missing attributes, missing property, and everything I'll assign, right? So you can, now you can see the properties. So this is what my box culvert looks like. I'll show you the image in the presentation also. So this was our box culvert. So now you can see the 3D rendering view. This is my box culvert having 1 meter. I have idealized as 1 meter. Okay. We generally design for per meter, running meter. So this is my box culvert. This is my bottom slab, walls, and this is my top slab. And these are the haunches. You can see there are the thickness have been increased for haunch area. Okay, so our third thing is done. So now we have to assign supports. So what we'll do, last time we have
last time we have provided fixed support. Okay, we have another pin support. Pin support generally we use for grillage analysis where we kept bearings or hinge. But today we'll use this fixed butt option. Fixed butt option. Okay, we'll provide some stiffness to the supports. Okay, so I'll explain you first. So everyone has studies Hooke's law. F is directly proportional to x. F equals to kx. So we have to identify the spring constant. So my k will come out to be say my SPC is safe bearing capacity for design is 100 kilonewton. Okay, and whenever a load will come, the soil will settle down for 10 mm deflection. So for 10 mm deflection, 10 mm. So my spring constant K will come out to be this much, 10,000, right? So now what I'll do, how do I apply spring constant, and this I have to define the spring constant for my supports. Like load will come from the top, then soil will exert some pressure. So that pressure I have to define in the form of springs. Okay, so I have to release in all the direction, and for Fy I'll define spring values. Okay, so this is my spring constant K. What I will do, my this distance, how much is my this length, I'll calculate. So what I have to do, I have to multiply my spring constant value K value with the area of this member. So for this node, my area would be half of this. Say my length is 125 mm. So what I'll do, 125 का half is 62.5. ठीक है, and मैं per meter में डिजाइन कर रहा हूँ. In other direction I'll take it as 1 meter only. So मेरा area हो जाएगा point 0.125 divided by 2 multiplied by 1 done, multiply by 10,000 so 625. So what I'll do, अभी क्लियर हो जाएगा. 1 सेकेंड. थोड़ा सा डिफरेंट है ये टॉपिक, तो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा. सो ये मैं स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा हूँ सपोर्ट्स की. सो मेरे एंड सपोर्ट्स का come out to be 625, right? So this way I have provided the stiffness. So ये सिर्फ vertical direction में stiffness मैं allow कर रहा हूँ. Okay, अब मैं इस नोड की मेरे को stiffness निकालनी है. So मैं कैसे calculate करूंगा? So मैं इसकी लेंथ देखूंगा कि इस डायरेक्शन में is 125, इस डायरेक्शन में is 150. तो effectively half, कि मैंने इसका हाफ ऑलरेडी पहले कंसीडर कर लिया था. तो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? Say 125 का half, I'll take it in mm only. 125 का half divided by 160, ठीक है, प्लस इस तरफ 150 का half प्लस 150 का half is 75 mm. So ये मेरा effective member की length हुई, और इसका area multiply by 1 and multiply by k, 10,000. So 1375, right? So इसकी spring constant is 1375. Hope now it's clear to you. 1375 kilonewton per meter. ठीक है, तो मैं इसकी स्टिफनेस अप्लाई कर देता हूँ 1375. ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे को स्टिफनेस प्रोवाइड करनी है. सो इसका मेरे को एरिया देखना होगा. इसका कितना है? ये इस मेंबर की लेंथ इज 150 mm और इस मेंबर की लेंथ इज 150 का हाफ 75 mm प्लस 17 mm का हाफ से 8 mm. ठीक है, 83 mm मल्टीप्लाई बाय 1000, 10,000, so 830. तो इसकी स्टिफनेस इज 830.
So what I'll do, fix birth, releasing all, and fy में मैं वैल्यू 830 आई थी आई थिंक. हाँ, ओके. सो ये मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया. सिमिलरली इन दोनों का जनरली हम लोग जब डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन में, तो हम लोग स्प्रिंग्स थोड़ा नियर बाय प्लेस करते हैं. जैसे अभी इस मेंबर की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, से लेंथ इज 1.3, तो हम इसको थोड़ा एक रफली स्मॉल इंटरवल्स में डिफाइन कर लेते हैं, सो दैट मतलब अप्रॉक्सीमेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट थोड़ा सा रिफाइंड वे में हो. बट अभी ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं इसको ब्रेक ज्यादा नहीं करूंगा. मैं बस इन 2 पॉइंट्स का और स्टिफनेस प्रोवाइड कर देता हूं. तो ये मेरे को पता है कि इधर ये 17 mm है, एंड दिस मेंबर लेंथ इज हाउ मच, 1.133. सो 1.33 का हाफ, ठीक है, प्लस 8 mm मल्टीप्लाई बाय 10,000, 6745, राइट. फिक्स पर 6745 इसकी स्टिफनेस, एंड लास्ट इसकी स्टिफनेस क्या रहेगी, 1.33 बोथ साइड है, तो 1.33 डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 10,000, मल्टीप्लाई बाय 10,000, सो 13,330. सो एडवाइजेबल रहता है कि इसको मैं और स्मॉल इंटरवल्स में ब्रेक कर लेता, तो मेरी ये स्टिफनेस कम आती, तो उससे मेरा थोड़ा सा बेंडिंग में, बिहेवियर में और अप्रोक्सीमेशन मिलता है. बट अभी ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं और उसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, राइट. इसकी एंड फॉर दिस ये मेरी स्टिफनेस हो गई. ये ऑप्शन मैं कर लेता हूँ, यूज कर्सर टू असाइन वाला, दिस थिंग, राइट. सो this step is also clear, assigning supports. So now we are left with these two things, assigning loads and post processing mode. So now you can see we have made this model. Firstly nodes हमने बनाए, then we have connected the members, ठीक है. then उसके बाद हमने property assign करी, then उसके बाद अभी हमने supports assign कर दिए हैं, right. Next thing is assigning loads, right. इसमें loads हमारे box culverts में कौन कौन से आते हैं, I'll just quickly write down here. So सबसे पहले मेरा assigning loads में आएगा self weight of box structure, right. Next will be crash barrier load. रोड हाईवेज में आपने देखा होगा एजेस पे हमारा क्रैश बैरियर रहता है, राइट. देन कम्स वियरिंग कोर्स लोड, ठीक है. नेक्स्ट विल बी लाइव लोड, अर्थ प्रेशर. फर्स्टली अर्थ प्रेशर, सेल्फ वेट ऑफ बॉक्स, क्रैश बैरियर लोड, वियरिंग कोर्स हो गया. वो बिटुमिनस कारपेटिंग जो मैं बताया था ना 75 mm की वी हैव टेकन, तो उसका. then earth pressure from both the sides, ठीक है. earth pressure हो गया. then comes live load surcharge. live load surcharge is basically additional surcharge आपका हो गया additional pressure due to live load movement जो earth की embankment पे आएगा, that force will be transferred to the walls, ठीक है. so live load surcharge. then comes my live load, ठीक है. then comes लाइव लोड में ही आएगा मेरा ब्रेकिंग लोड. सो फिर टेम्परेचर लोड भी होता है ताकि, ठीक है. तो फिर अर्थ प्रेशर में भी वी कैन बाइफरकेट एक्टिव प्रेशर और अर्थ प्रेशर एट रेस्ट. सो इन दिस वी विल बी टेकिंग अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है. सो दीज विल बी अवर मेजरली लोड्स व्हिच विल बी कवरिंग, ठीक है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू ऑन दिस सपोर्ट्स हमारा हो गया. देन आई विल गो टू लोड्स एंड डेफिनेशन, देन आई विल क्लिक ऑन लोड केसेस डिटेल्स, देन
here I'll go on dead load head add. अच्छा हाँ, सम ऑफ यू मे बी थिंकिंग कि भाई हमारे बॉक्स स्ट्रक्चर में सिस्मिक लोड नहीं आएगा क्या, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बिल्डिंग में सिस्मिक को डिफाइन सबसे पहले किया था. सो एज पर अवर कोडल प्रोविजन कि 10 मीटर से बिलो स्पैन्स में हमें सिस्मिक नहीं लेना होता है, मतलब और तो हमारा इसमें मतलब सॉरी, तो हमें अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके. So first is done. Next is crash barrier. उसमें सिस्मिक में लिखा है कि 15 मीटर, 10 नहीं है 15 मीटर, हैविंग स्पैन लेस देन 15 मीटर. तो हमें बॉक्स स्ट्रक्चर्स में सिस्मिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. और ब्रिज लेंथ शुड बी लेस देन 60 मीटर. ये दो कंडीशंस हैं. क्रैश बैरियर से डेड लोड, देन इज वेयरिंग कोर्स. Bearing force, head, then earth pressure. अच्छा, इससे लोडिंग टाइप से कुछ होता नहीं है डिजाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता. ये जस्ट आपकी जो इनपुट बनता है या जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें अर्थ प्रेशर के सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ आ जाता है कि सामने वाले को थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए अगर देखना है उसे टाइप ऑफ लोडिंग क्या है. अदरवाइज इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, चाहे मैं इसको लाइव छोड़ दूं चाहे रूफ छोड़ दूं, कुछ भी. ओके. Then comes fourth is earth pressure. Then fifth we have taken कौन सा है, live load surcharge. 1 सेकेंड मैं एक बार अपने लोड से मैच कर लूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ मैनुअली कैलकुलेशन कर रखी है. हाँ, फिर मेरा लाइव लोड चल रहा है, देन लाइव लोड आ गया. ब्रेकिंग उसके बाद मैंने लिया हुआ है. एक सेकेंड, लाइव लोड इस अर्थ प्रेशर के बाद थोड़ा सा मैं एक बार जस्ट क्रॉस चेक कर रहा था लोड कॉम्बिनेशन, जिससे मैं लोड कॉम्बिनेशन सेम अप्लाई कर दूंगा. लाइव लोड सर्चार्ज, देन ब्रेकिंग. ओके. सो इसके बाद मैंने अपना लाइव लोड डिफाइन किया हुआ है. ठीक है. लाइव लोड, लाइव एड, देन कम्स ब्रेकिंग लोड. Breaking load, then it was live load surcharge. अभी टेम्परेचर को हम चलो लगाई देंगे. लाइव लोड सरचार्ज. ठीक है. एंड देन कम्स दिस टेम्परेचर लोड. सो ये मेरे 8 लोड्स हैं जो मेरे को इसमें अप्लाई करने हैं. राइट. ब्रेकिंग के मैं स्पेलिंग कर दूं, ब्रेकिंग लोड. ठीक है. सो दीज आर द 8 लोड्स. मेजरली 8 लोड्स में हमारे सारे कवर हो रहे हैं. एक दो कंडीशंस और होती हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर. तो जनरली इन केस ऑफ बॉक्स स्ट्रक्चर मेरा सॉइल बोथ एंड से रेस्ट कर रहा होता है, तो पैसिव कंडीशन वो ही मेरा गवर्निंग रहता है, तो मैं पैसिव कंडीशन ही लूंगा. ठीक है. तो मैंने सबसे पहले डेड लोड में सेल्फ वेट अप्लाई कर दिया y में -1 फैक्टर. ठीक है. सो मैं इसको अप्लाई भी कर देता हूँ. पूरा मैंने मेंबर सिलेक्ट किया, असाइन टू सिलेक्टेड, राइट. सो मेरा सेल वेट असाइन हो गया. नेक्स्ट इज क्रैश बैरियर. सो क्रैश बैरियर में मैंने लोड्स में गए, मैंने सबसे पहले क्रैश बैरियर पे क्लिक किया, देन आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस ऐड ऑप्शन, देन आई विल गो ऑन द मेंबर लोड. क्रैश बैरियर का मेरा जनरली जो लोड रहता है दैट इज 1 टन और 1 टन पर मीटर और 10 किलो न्यूटन. तो अभी मेरा जो सिस्टम है दैट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर, तो मैं इसको -10 किलो न्यूटन पर मीटर डिफाइन कर रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ से ये मेरे लोड्स आ गए सारे. मेंबर लोड, यूनिफॉर्म फोर्सेस यूडीएल, देन यूनिफॉर्म मोमेंट, देन पॉइंट लोड. तो मैं इसको एज अ यूडीएल अप्लाई कर रहा हूँ. जनरली यू हैव सीन मेरे जो क्रैश बैरियर्स होते हैं थ्रू आउट ब्रिज होता है, तो उसका 10 किलो न्यूटन पर मीटर मेरा लोड है, तो इसको मैंने GY करके ऐड कर दिया. ठीक है. तो फिर मेरे को ये अप्लाई कहाँ करना है, क्रैश बैरियर ओनली ऑन द टॉप स्लैब मेंबर, on here only on this.
So I have selected this member. Now I click on assign to select add. So now you can see I have applied this load, right? Then next is wearing course. So wearing course, मेरा intensity is 0.2 ton per meter square. ठीक है, so उसकी thickness के ऊपर होता है say 0.075. ठीक है, जो मेरी thickness थी, 1 second मैं show करता हूँ आपको. ये जो मेरी थिकनेस थी, ठीक है, मैं इधर ही कैलकुलेशन कर देता हूँ. 0.075 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ वेयरिंग कोर्स इज 22. सो समवेयर इट कम्स आउट टू बी 1.65. ठीक है, तो मैं इसको 1.65 टन पर 1.65 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग अप्लाई कर देते हैं. ये मैंने इसको टॉप स्लैब पे अप्लाई कर दिया, राइट. सो मेरा एक और यूरियल लग गया है, ठीक है. देन कम्स अर्थ प्रेशर, राइट. सो अर्थ प्रेशर कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है, here and here, right, from both sides. So what I'll do, 1 second, figure is missing, otherwise earth pressure मेरा ऐसे triangular both ends से रहेगा. So earth pressure में जो मेरी height है, से मेरी member की height is this much, 3.25. So what I'll do, 3.25 multiply by 0.5 and formula is Ka gamma H. So my Ka मेरा होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, इसमें हो जाता है K नॉट. K नॉट इज 0.5. ये कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर डिफाइन करा है, बुक्स में भी है एंड कोड्स में भी है. 0.5 मल्टीप्लाई बाय गामा. गामा फॉर सॉइल इज 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट Ka gamma H. हाइट इज 3.25, राइट. तो ये मेरी इंटेंसिटी आ गई 32.5. सो व्हाट आई विल डू, मैं अर्थ प्रेशर पे क्लिक करता हूँ. अर्थ प्रेशर, मेंबर लोड. सो मेरे को अब एक शॉर्टकट हमारा अर्थ प्रेशर का ट्रायंगुलर अर्थ प्रेशर अप्लाई करने का होता है. एक तो ऑप्शन होता है कि ट्रैपेजॉइडल. ट्रैपेजॉइडल मेरे को हर मेंबर पे लेंथ देनी होती है, बट इजीएस्ट वे टू चूज दिस ऑप्शन, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक. देन क्लिक ऑन हियर, सिलेक्ट मेंबर्स. ठीक है, तो अर्थ प्रेशर मेरे को किस वर्टिकल मेंबर्स पे प्रोवाइड करना है. सो मेरे को मेंबर सिलेक्ट करने हैं हियर. ये मैंने सारे वर्टिकल मेंबर सिलेक्ट कर दिए. यहाँ पे मेरे मेंबर के नंबर्स आ गए. डन. व्हाट आई विल डू, सी W1 मेरा बॉटम में इंटेंसिटी शो कर रहा है, ठीक है, और ये मेरा ओरिएंटेशन क्या है? पॉजिटिव एक्सिस. इंटेंसिटी वाज कमिंग हाउ मच? 32.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, 32.5 था. हाउ, मैं एक बार दोबारा कैलकुलेट कर देता हूँ. 0.5 के नॉट गामा इंटू H 3.25. हाँ, 32.5. सो मैंने 32.5 यहाँ इंसर्ट किया. W2 मैंने 0 रख दिया कि टॉप पे प्रेशर 0, ठीक है. एंड इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया आपका GX, X डायरेक्शन में, राइट. तो मैंने GX अपना यहाँ सिलेक्ट कर दिया है एंड ऐड कर दिया है. सो नाउ यू कैन सी मेरा अर्थ प्रेशर अप्लाई हो गया है. ये मेरी टॉप की इंटेंसिटी है, ये फिर उस मेंबर पे आई, ये इधर आई, ये इधर, ये इस मैनर में मेरा अर्थ प्रेशर सारा अप्लाई हो गया है, राइट. 1 सेकेंड. ओके, सो नाउ सिमिलरली मेरे को रिपीट करना है यही ऑपरेशन फॉर दिस साइड, अर्थ प्रेशर फ्रॉम बोथ साइड्स. ओके, so what I will do, again I'll go to this member load, I'll choose this hydrostatic option, I'll choose this select member option, then here I'll select all the vertical members, then done. Then I will provide the intensity, but this time the intensity will be minus 32.5 on the opposite direction. GX add. So now you can see
I have applied the earth pressure on the other side also. So this is how your structure will look like. Okay. And my earth pressure is done. Then comes live load. So for live load, we refer IRC 112. There is B effective method is given. So accordingly, we have to calculate the dispersion and we have to calculate the B effective. Accordingly, we provide amount of UDL. So right now we are running of time. It's already 5. So say I'll be taking some sort of arbitrary intensity of live load, roughly intensity. Say member load. Live load is a big topic that actually needs a couple of hours for discussion. So I'll be taking some intensity of how much roughly is coming. It's coming around 7.2. So 72 kilonewton per meter square. I'll be taking say 70 or let 70 kilometer per meter square gy vertically minus for downward direction gy, then add. So on the top slab I'll apply this intensity 7-ton load, right? And then braking force will act on these members. So for quickly I'll take load. Braking force has been calculated. Its intensity is 6.7. So sorry, braking load is how much? 7.62. So for braking load, what I'll do, I'll again this. I'll choose this option, nodal load. Okay, again nodal load. Then x direction may intensity was 6.7, 7.6. So say 7.6 add, and 1 minus 7.6 add. So what I'll do, I'll select this node and assign to select. Similarly, this node option. Okay. Or otherwise, better to the critical case will be when we are applying braking force from one end. So we'll go with this combination only. We are applying braking force in one direction. Then comes live load surcharge. So how do we calculate live load surcharge? I'll quickly tell you. It's basically we have given this formula in our course key that will act for a 1.2 meter height. So it's basically 1.2 k naught. This is your k naught and gamma is your density, right? So live load surcharge will be 1.2 k naught. K naught is 0.5 and gamma 20. So it will come out to be 12 kilonewton. So again, one UDL will provide 12 in a GX direction. I have to select all the members. GX assigned to select. ठीक है, so ये मेरा live load surcharge हो गया, and from the other side also. One second, I'm just checking a combination which we have prepared. Live load surcharge both sides and हम लोग बाइफरकेट करते हैं जब और डिटेल डिजाइन में जाते हैं तो वो लाइव लोड वन साइड, लाइव लोड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लाइव लोड फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड लाइव लोड फ्रॉम बोथ एंड्स. सो अभी मैं लाइव लोड वन साइड के साथ ही आगे बढ़ता हूँ. सिमिलरली टेम्परेचर का हम लोग कैलकुलेशन सारा करते हैं एंड टेम्परेचर का इंटेंसिटी आई एम जस्ट चेकिंग हाउ मच इट इज कमिंग आउट टू बी. Say 32.5.
This is my temperature load. This is my temperature load is applied actually elongation के लिए, and 32.5 comes out from some calculations. For that we have to refer IRC 6 code. We made all this rise and fall method. We do. Okay, so our loads are done. So these are the loads, and now we'll make some combinations. Okay, as I told you in the last class that we are doing analysis with the limit state method, and in limit state method we opt for partial safety factors. ठीक है, तो मैं quickly से कुछ partial safety factors कुछ define कर देता हूँ. Say define combination, load combination. I'll just let it be load combination 9. Say for dead load, as per code, we'll take 1.5 hash barrier. Sorry. For dead load, we take 1.35 for our ULS combination. Clash barrier के लिए भी 1.35. Bearing force के लिए it is 1.75. Earth pressure के लिए it is 1.5. Live load के लिए भी it is 1.5. Breaking load 1.5. Live load surcharge 1.5. And temperature के लिए भी say 1.5. ठीक है. So I have made this combination. He combined with respect to ultimate limit state design methodology. ठीक है, ये मेरे combinations हैं. Again last time भी मैंने repeat किया था कि load combination 1.35. ये code में factors are given. Accordingly I have prepared. मैं quickly आपको एक बार just code का reference भी दिखा देता हूँ. 1 second. So see, these are the table. This is for equilibrium, and this is for verification of structural strength, ultimate limit state, and third table is for SLA, serviceability limit state. So these are the combination which I have taken. कि dead load 1.35, इसमें ही dead load में मेरा SIDL except surfacing, SIDL is for crash barrier, and surfacing लिए मेरा आ जाता है 1.75. backfill earth pressure is 1.5. Similarly, live load surcharge के लिए भी हमने 1.5 ले लिया, and live load के लिए मेरा 1.5 हो गया. Thermal loads के लिए भी 1.5 है. So these are the factors which we used in designing for limit state methodology, ultimate limit state. ठीक है, so ये मेरा combinations बन गया है. So Control S, then we'll click here, add. And now we are done. I'll do analysis part. You can see we have 0 errors. Okay. So one thing again, I'll repeat what as of now we have done. Please change it to isometric view. Actually, we are doing 2D analysis. This is my 2D analysis, not 3D. So ISO. Yes, I understand. Okay. ठीक है. So box के लिए we do this 2D analysis only. For high skew structures, we go for 3D analysis. If my span is straight, it's not in skew, then we go with 2D frame analysis only. So this was the 2D frame. For 1 meter we generally do. Okay. So अभी तक मेरा सारा हो गया है. मैं एक बार पॉइंट्स फिर रिपीट कर रहा हूँ. थोड़ा सा माइट भी कुछ लोग डिफिकल्ट फेस कर रहे होंगे, बट एक बार वीडियो रिकॉल कर लोगे आप लोग तो आपको लोड स्पेसिफिकेशंस क्लियर हो जाएंगी. और ट्रस्ट में ये स्ट्रक्चर आना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको स्टैट की ज्योमेट्री मॉडलिंग सब क्लियर मैंने करके बता दी है. सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो आप बाद में देख के भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमने नोड्स बनाए, मेंबर्स कनेक्ट करे, प्रॉपर्टीज असाइन कर ली, सपोर्ट्स असाइन कर दिए और लोड्स लगा दिए हैं. यही मेरे बेसिक लोड्स हैं. इसमें प्लस माइनस थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में रहता है कि अर्थ प्रेशर में अलॉन्ग विद पैसिव अर्थ प्रेशर. पैसिव इज व्हेन अर्थ प्रेशर मतलब जब मेरे सॉइल बोथ एंड से रेस्ट कर रही है. कोई भी बॉक्स स्ट्रक्चर होगा, हाईवे का कोई भी स्ट्रक्चर होगा, से लाइक इमेज में आपको दिखाता हूँ, तो आप देख रहे हो कि इट इज रेस्टिंग फ्रॉम बोथ द साइड. सॉइल का प्रेशर बोथ एंड से आ रहा है, तो ये मेरा रेस्ट कंडीशन है. ओके. एक्टिव कंडीशन हो जाती है कि जब मेरा कंस्ट्रक्शन स्टेज में है
कि बॉक्स बन रहा है कि मैंने सॉइल एक एंड से रख दी तो कहीं वो स्वे ना कर जाए, तो उसके लिए भी हम लोग चेक करते हैं। जनरली वो गवर्न नहीं करता है, बट समटाइम्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड वी डू चेक। ठीक है, फिर सिमिलरली लाइव लोड सरचार्ज में वन साइड फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड एंड फ्रॉम बोथ साइड एक कॉम्बिनेशन बनता है। सिमिलरली लाइव लोड में 4-5 कंडीशंस बनती हैं, उसमें जो भी क्रिटिकल लोड इंटेंसिटी आता है वो हम लोग ले लेते हैं। देन ब्रेकिंग लोड लेफ्ट साइड से अप्लाई करते हैं, राइट से अप्लाई करते हैं, और उस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। फिर टेम्परेचर लोड हो गया, तो इसके हम लोग जनरली अपने प्रैक्टिस में n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जैसे मैं जस्ट आपको दिखा दूं, जैसे अगर आप यहाँ पे यू कैन सी ये मेरे सारे लोड कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि 1.35 अलग अलग इटरेशंस बनाते रहते हैं हम लोग ना अपना प्रैक्टिस में। तो अभी हम लोग आइडियलाइजेशन कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हम एक कॉम्बिनेशंस के साथ हमने अभी वर्क किया है, जो मैंने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स बनाए हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इसको एनालाइज कर लिया था। you can see we have 0 errors. So now I'll go in post processing mode. Okay, so now in post processing mode what I'll do, ये मेरा इधर डिफ्लेक्शन दिख सकता है इसमें कि ये मेरा स्टैड में इधर डिफ्लेक्शन शो करेगा डिफरेंट लोड स्पेसिफिकेशन के लिए, डेड लोड के लिए, फ्लैश बैरियर के लिए, बेयरिंग कोर्स के लिए, अर्थ प्रेशर के लिए। यू कैन सी व्हेन अर्थ प्रेशर यू हैव अप्लाइड फ्रॉम बोथ द साइड, तो स्ट्रक्चर अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। लाइव लोड के लिए टॉप से बहुत हैवी इंटेंसिटी आ रही है तो नीचे जा रहा है। देन ब्रेकिंग लोड के लिए वन साइड स्वे करेगा, इंटेंसिटी ज्यादा नहीं थी तो इसलिए इतना अच्छा ग्राफ नहीं आ रहा है। सिमिलरली लाइव लोड सरचार्ज एंड देन टेम्परेचर। ठीक है, देन रिएक्शंस वी कैन सी, मैं रिएक्शंस एक बार और दिखा देता हूँ। सो ये मेरी रिएक्शंस डिफरेंट लोड्स के लिए आती है। तो हम लोग इसको बेस प्रेशर में जब चेक करते हैं तो पूरा इसका सरफेस का एरिया और जितना ऊपर लोड है उसके हिसाब से बेस प्रेशर कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, जनरली बॉक्स स्ट्रक्चर्स में हमारा बेस प्रेशर कम ही आता है। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा जो रहता है बॉक्स में हमें जो देखना होता है वो सिर्फ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम देखना होता है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है। तो डायरेक्टली जब हम लोग, ये मेरा मॉडलिंग विंडो था, हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आते हैं, बीम पे जाते हैं। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा भी यूनिट सिस्टम है किलो न्यूटन, और यहाँ पे मेट्रिक टन मीटर में मोमेंट्स है। ये मेरा FX, FY, FZ ये मेरे शियर फोर्स हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई वर्टिकल डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। सो मैं, और ये मेरा मोमेंट है, सो मेरा mz है मीन। तो मैं अभी इसको किलो न्यूटन में कर लेता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया है इसके ऊपर, राइट क्लिक चेंज यूनिट सिस्टम, देन किलो न्यूटन मीटर, राइट। सो अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सो इसमें मैं एनवेलप में जाता हूँ। एनवेलप सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सब का समराइज करके। इसको मैं रिजल्ट्स में जाके व्यू वैल्यू, देन बीम रिजल्ट्स में जाके मैंने एंड्स पे सिलेक्ट किया, एंड सिमिलरली shear force पे सिलेक्ट। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी फ्यू वैल्यूज। थोड़ा सा ये ग्राफ हाईलाइटेड ज्यादा हो रहा है तो मैं इस लाइंस को कम कर देता हूँ यहाँ से, बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन। देन दिस बीम फोर्सेस डायग्राम हैच को मैंने आउटलाइन में कर दिया। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। जैसे मैं इसको आउटलाइन पे क्लिक करके ओके करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लाइट हो गया। सो अब मैं एक बिहेवियर वे में और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ बॉक्स में, थोड़ा सा समझना अच्छे से। इसमें क्या है, मेरा सैगिंग हॉगिंग डेवलप होता है। जनरली मेरा एनवेलप डायग्राम आप देख सकते हो, ये मैं ऑन कर लेता हूँ। ये MZ ऑन ऑफ है, ये मेरा शियर फोर्स ऑन ऑफ है। सो अगर आप कहीं भी किसी इंटरव्यू में जाओगे तो वो आपसे बॉक्स का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछेंगे। आपको बॉक्स का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा रहता है। ये आपका हॉगिंग शो कर रहा है, देन यहाँ से ये लाइन नीचे आती है सैगिंग, देन इधर हॉगिंग। ठीक है, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बॉक्स का रहता है। सिमिलरली बॉटम स्लैब में भी ये आपकी इधर हॉगिंग आती है, ये इधर आपके सैगिंग आ रहा है, और फिर इधर हॉगिंग आती है। ठीक है, एंड ये वॉल्स में आपका, वॉल्स में जनरली क्या होता है, सैगिंग नेग्लिजिबल आती है। आपके बॉटम स्लैब एंड टॉप स्लैब में तो आती है सैगिंग मोमेंट्स गवर्निंग होते हैं। यू कैन सी 112 किलो न्यूटन मीटर, 94 किलो न्यूटन मीटर, बट ये देख रहे हो आप 14 किलो न्यूटन मीटर।
ये नेग्लिजिबल ही होता है। तो इसका भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इसी शेप का होता है हमारा, ऐसा ही करके, ठीक है। सिमिलरली ये भी इस तरफ ऐसा ही बनता है। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। सिमिलरली शियर फोर्स डायग्राम आप देख सकते हो, शियर फोर्स डायग्राम टॉप का आपका ऐसा ही चलता है, सिमिलरली बॉटम में आपका ऐसा जाता है, और वॉल्स में आपका स्लाइटली अंदर से बाहर की तरफ हो सकता है इस तरीके से। तो आपका शियर फोर्स वॉल्स में ज्यादा नहीं आता, आपका टॉप एंड बॉटम में ही ज्यादा आता है। तो ये मेरा रिजल्ट्स एक्चुअल में मेरे आ रहे हैं। तो अभी एज वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, बेंडिंग मोमेंट मुझे कहाँ चेक करना होता है? बेंडिंग मोमेंट में सपोर्ट्स पे चेक करता हूँ, राइट। तो मेरा सपोर्ट क्या था? तो दिस वाज माय सपोर्ट, दिस 0.125, राइट, दिस 0.125। तो मेरा 79 किलो न्यूटन मीटर मेरा हॉगिंग मोमेंट आ रहा है। तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ अपने एक्सेल प्रोग्राम में, एक्सेल शीट में। वहां पे मैं बेंडिंग के लिए जब इसको डिजाइन करता हूँ से once again, ये मेरा डिजाइन ऑफ टॉप स्लैब है हॉगिंग, ठीक है। अभी हम लोग इसी की बात कर रहे थे 79। सो मैंने इसमें मेरा जो था फेस ऑफ सपोर्ट, तो सपोर्ट पे मैंने डायरेक्टली मेरा बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया कुछ 79, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ रहा है फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ साइड वॉल कि मेरा यहाँ से 125 mm डिस्टेंस है और ये 79 है। तो ये मेरा गवर्निंग बेंडिंग मोमेंट है। इस मोमेंट के लिए मेरे को स्टील प्रोवाइड करना होता है, जो भी मेरे को है वो मैं डिजाइन में प्रोवाइड कर लेता हूँ। और मैं इसकी न्यूट्रल एक्सिस चेक कर लेता हूँ कि सेक्शन मेरा अंडर इन्फोर्स्ड हो, ओवर इन्फोर्स नहीं होना चाहिए। एरिया ऑफ स्टील मेरे को प्रोवाइड करना है, वो मैंने देख लेता हूँ कि मेरा मोमेंट कितना है। से 79 किलोमीटर के मोमेंट के कारण मेरा एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट कितना आ रहा है। ये मेरा एरिया ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला है m over 0.87 FY के d डैश माइनस 0.416 XU, उसकी न्यूट्रल एक्सिस से जो आता है। सो मेरी रिक्वायरमेंट वाज 4554 किलो 554 mm स्क्वायर। तो मैं इसको कितना प्रोवाइड कर रहा हूँ एरिया ऑफ स्टील में, तो यहाँ से मैं अपना कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सिमिलरली सैगिंग की अगर हम लोग बात करें, सैगिंग में मेरा मोमेंट कितना आ रहा है 94 किलो न्यूटन मीटर, ओके। सो मैंने अपना सैगिंग में चेक कर लिया 94 के हिसाब से। सो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने 12 का 100 में रिवाइज आ रहा है कि ये मेरा मोमेंट कैपेसिटी में फेल हो रहा है, और स्टील की जो रिक्वायरमेंट है वो भी जो मोमेंट के हिसाब से आनी चाहिए, मेरे को 1168 प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ 12 16 का एरिया प्रोवाइड कर दिया। तो 16 में मैं ज्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ 2011। मैंने स्पेसिंग में प्ले कर लिया, फिर स्पेसिंग में मैंने कुछ रख लिया। मेरी रिक्वायरमेंट थी 1204 एंड मैंने प्रोवाइड कर दिया 1340, ओके। सो ये मेरा टॉप स्लैब डिजाइन हो गया फॉर हॉगिंग मोमेंट एंड सैगिंग, ओके। सिमिलरली मेरा वॉल्स के लिए चेक होता है, वॉल्स में मेरा 78 आ रहा है। मेरे को वॉल्स में मैक्सिमम ढूंढना होता है, इधर 98 है, इधर 78 है, इधर 45 है, इधर 44 है। तो मेरा मैक्सिमम कौन सा है? 98। तो मैं इस 98 मोमेंट हॉगिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करूंगा। सिमिलरली बॉटम स्लैब में मेरा 60 आ रहा है इस साइड मैक्सिमम मोमेंट, तो मैंने 60 के लिए डिजाइन कर लिया। और ये मेरा सैगिंग अभी ये बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ा और नियर बाय दे देंगे तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, हॉगिंग मोमेंट और आएगा आपका और सैगिंग कम हो जाता है, ठीक है। हम लोग करते हैं रेगुलरली, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाद में आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मैंने जो स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला था, तो ये जो अभी 1.33 का इंटरवल है, इसको आप 3 या 4 मेंबर्स में डिवाइड कर दीजिएगा। इधर 3 से 4 नोड्स और प्रोवाइड करके उनकी स्टिफनेस आप प्रोवाइड कर देना, तो आप देखोगे कि ये मेरा बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 112 आ रहा है ये रिड्यूस होके और आपके इधर हॉगिंग मोमेंट डेवलप होगा। तो ये और इसका अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट्स का और क्लियर वे में आपको शो करेगा। सो इस तरीके से ही जस्ट हमारे एक्सेल शीट्स रहते हैं, उसमें हम लोग चेक कर लेते हैं हॉगिंग के लिए। यहाँ पे अपना मूवमेंट्स वगैरह डाल के बॉटम स्लैब का डाल के उसको चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें अभी 112 शो कर रहा था, मैंने डाला और इसको स्टील प्रोवाइड कर दिया, स्पेसिंग दे दी 100 कर दिया से, तो ये ओके आ गया। ओवर इन्फोर्स नहीं होना चाहिए सेक्शन। तो इस तरीके से मेरे को इटरेशंस थोड़ा सा प्ले करने होते हैं। तो अभी मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, तो मैं और थोड़ा सा इसको डिटेल एनालिसिस में जाऊंगा। तो ये जस्ट आपके एक रफली अप्रोक्सीमेशन के लिए था। सो कलवर्ट्स का एनालिसिस इतना ही है। दिस इज द आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर, कलवर्ट बॉक्स स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मैंने 95% अप्रोक्सीमेशन के साथ आपको करके बताया है।
5% हमारे कॉम्बिनेशन थोड़े से और बनते हैं डिटेल्ड एनालिसिस में, बट फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव और लर्निंग पर्सपेक्टिव दिस गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ लाइक अप्रोक्सीमेशन ऑफ कलवर्ट डिजाइनिंग। और ये बेंडिंग मोमेंट्स आपको हमेशा थोड़े से याद रखने हैं। जो ये शेप है हमारी, ये हॉगिंग कहलाती है। दिस इज हॉगिंग, दिस इज हॉगिंग, दिस इज सैगिंग, हॉगिंग हॉगिंग सैगिंग, दिस इज हॉगिंग हॉगिंग एंड दिस इज योर सैगिंग मोमेंट, और ये हॉगिंग हॉगिंग सैगिंग मोमेंट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। किसी भी इंटरव्यू में आप कहीं भी जाओगे किसी कंसल्टेंसी में, तो वो आपसे बॉक्स का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप पूछता है और शेयर फोर्स डायग्राम पूछता है। तो ये एनवेलप रिजल्ट्स याद रखिए। वीडियो को आप रीवॉच करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहीं पे कोई डाउट्स वगैरह आएंगे तो एक बार हम लोग इसको आगे फर्दर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो सलील, आई एम डन फ्रॉम माय एंड। सो मैंने कवर कर दिया है पूरा एस्पेक्ट्स ना। थैंक यू सर। किसी को डाउट? सर आई हैव 2 डाउट्स। पूछिए पूछिए पूछिए। हेलो, पूछ सकते हैं आप डाउट पूछो। ओके सर, पहला डाउट तो ये था कि हम स्प्रिंग कांस्टेंट्स, मतलब इसमें हम ऐसा सपोर्ट क्यों दे रहे हैं जिसमें हमें स्प्रिंग कांस्टेंट देने पड़े? यार बॉक्स के केस में क्या होता है ना, बॉक्स मेरा सॉइल पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर से मेरा एक लोड आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो जो मेरी सॉइल होगी वहां से भी एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो वो मेरे को स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर्म में प्रोवाइड करना पड़ता है। सर तो जैसे हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं, उसमें हमारी फाउंडेशन सभी स्ट्रक्चर की फाउंडेशन तो सॉइल पे ही रेस्ट करती है। हाँ हाँ, तो उसमें तो हम डायरेक्ट फिक्स सपोर्ट देते हैं। हाँ, पर मतलब इसमें हम आपका मतलब वही रहता है जो आप हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह करते हो ना, आप उसमें राफ्ट प्रोवाइड कर देते हो, और उसमें राफ्ट या जो भी आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड कर रहे हो वहाँ कॉलम पे अपना फिक्स सपोर्ट्स प्रोवाइड कर देते हो। यस सर। बॉक्स के केस में क्या होता है कि ब्रिजेस में थोड़ा सा और रिसर्च हो रखी है, और ऊपर से क्या है थोड़ा सा लोड का डिस्पर्शन ज्यादा रहता है। तो जब लोड आता है तो सॉइल में कुछ अमाउंट ऑफ सेटलमेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग जो हमारी सॉइल की जियोटेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं उसमें कुछ एक सेटलमेंट का ग्राफ दिया जाता है। तो रफली मैंने अभी जैसे 10 mm अपने डिजाइन कंसिडरेशन में अडॉप्ट किया था, वो कहीं कहीं 5 mm होता है, कहीं 50 mm भी होता है मेरे सॉइल में जो सेटलमेंट होता है। तो उसके हिसाब से मेरे को एग्जैक्ट एनालिसिस करते हुए मेरा के वैल्यू चेंज हो जाती है। जो मैंने अभी के वैल्यू कैलकुलेट किया था ना, मैं दोबारा से एक बार करके बता दूं ना। जैसे मैंने 10 टन एसबीसी लिया, 100 किलो न्यूटन मैंने एसबीसी ली, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय मैंने 10 किया था, मतलब 10 mm पकड़ा था, तो वो कहीं कहीं पे 50 mm भी हो जाता है। तो जब मेरा 50 mm होता है तो मैं 0.5, ठीक है, ये तो मेरा काफी कम आ जाता है, ठीक है। और मतलब मेरा 2000 आ गया। अगर अभी मेरी स्क्रीन अगर शेयर है तो पहले मेरा 10,000 आ रहा था स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, राइट। अभी तो 2000 होते ही मेरी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस होगी तो मेरे बेंडिंग मोमेंट्स बढ़ जाएंगे। ओके। हाँ, तो ये इसलिए हम लोग थोड़ा सा ना स्टिफनेस कैलकुलेट करते हैं स्प्रिंग्स की, और फुटिंग में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके सर, एक डाउट और है कि जैसे हम लोड कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, तो ठीक है सर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर है हमारा, तो उसमें किसी हाई मतलब 5th फ्लोर या 6th फ्लोर किसी भी हाई लेवल फ्लोर पर जैसे हमारी बीम्स है, कॉलम्स हैं, हाँ, तो जैसे उस पे फ्लोर लोडिंग लगाई और बीम पे हमने ब्रिक वॉल लोडिंग लगाई, तो उस पे किसी फ्लोर लेवल पे हमने कोई एक बीम ले ली, सेलेक्ट कर ली, तो उस बीम पे जो लोड कॉम्बिनेशंस होंगे वो हमारे उसके ऊपर लगने वाला ब्रिक लोड होगा और फ्लोर लोड होगा और उसका डेड लोड होगा, ठीक है। इंक्लूड होता है ना सर लोड कॉम्बिनेशंस में? हाँ हाँ। तो सर जैसे आपने यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशंस लगाए हैं, तो जो रिस्पेक्टिव मेंबर्स हैं, जिसपे जैसे ये जो वर्टिकल मेंबर्स थे, इस पे जो अर्थ प्रेशर लग रहा था, हाँ, और इसका डेड लोड था, तो इन वर्टिकल मेंबर्स पे जब आप लोड कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? तो इसमें पूछ रहे हो। इसमें तो यार मैंने जैसे कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं ना, इटरेशन करते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे मैंने डेड लोड, जैसे ये सारे मेरे लोड तो यही रहते हैं, डेड लोड, फ्लैश वेरिंग फोर्स, अर्थ प्रेशर, लाइव लोड, ब्रेकिंग लोड। बट इसमें हम लोग ना इटरेशन कर लेते हैं कि जैसे अर्थ प्रेशर एक बार एक्टिव कंडीशन ले ली, एक बार पैसिव ले ली, तो पैसिव ले रहा हूँ तो मैं फिर सारे पैसिव के साथ कॉम्बिनेशंस बना रहा हूँ, राइट। तो उस पर फिर प्ले कर लेते हैं कि लेट सरचार्ज फ्रॉम वन साइड,
लाइव लोड सरचार्ज फ्रॉम जैसे लेफ्ट साइड, लाइव लोड सरचार्ज फ्रॉम राइट साइड, लाइव लोड सरचार्ज फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, ब्रेकिंग फोर्स फ्रॉम राइट साइड, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा इटरेशंस और बन जाते हैं, कॉम्बिनेशंस। तो अभी जो मैंने लिया है वो तो अगर आप देख रहे हो लोड कॉम्बिनेशन 9 है, तो इसमें दिख रहा है जैसे डेड लोड को मैंने 35% एनहांस करा है ना, जो फैक्टर कर दिए फोर्सेस को। सिमिलरली क्रैश का 35% है, वेयरिंग फोर्स का 75% है, फिर अर्थ प्रेशर 50% है, लाइव लोड 50% है, ब्रेकिंग लोड, लाइव लोड सरचार्ज और टेम्परेचर 50% है। तो ये सारे मेंबर्स पे जो ये लोड अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उन्हीं को इंक्रीज कर देगा। हाँ, तो ये मेरे इंक्रीज हो जाते हैं डायरेक्टली। ओके, बस यही कॉम्बिनेशन का मतलब है कि उनकी वैल्यूज इंक्रीज हो जाती हैं क्योंकि हमने फैक्टर्स लगा दिए। हाँ, तो यही हमारे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होते हैं। और फिर इसके बाद जो हमारे मूवमेंट्स आते हैं बढ़ के, अगर मैं अभी ये लोड कॉम्बिनेशन हटा दूंगा तो मेरे मूवमेंट्स बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। अगर मैं इसको हटा दूंगा ना, अगर मैं एनवेलप दिखाऊंगा आपको, जस्ट एक बार दिखाई देता हूँ, 1 ही मिनट लगेगा। सर एनवेलप वर्स्ट केस के लिए होता है? हाँ, एनवेलप वर्स्ट केस के लिए होता है। जैसे मैं एक बार जस्ट फटाफट से कर देता हूँ, ये मैंने एनवेलप, ठीक है, ये मेरी वैल्यूज आ रही हैं अभी। जस्ट मैंने एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी मैं फटाफट से स्टैट एडिटर में चला जाता हूँ। स्टैट एडिटर में मैंने आई थिंक लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हम लोग अगर इसके आगे स्टार लिख दें तो एक कमेंट हो जाता है, ये ऑप्शन जो है ना कमेंट, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया एंड कंट्रोल सेव कर दिया, आइडलाइज किया, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डिस्प्लेसमेंट, एंड डायरेक्टली मैं एनवेलप पे चला गया। अब एनवेलप में जाके मैं चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हो, मैं एक बार कंपेयर कर देता हूँ। एक बार मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको आउटलाइन भी कर दिया जिससे वैल्यूज आ जाए। और ये आई होप सबको थोड़ा क्लियर हो रही है। ये हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का 59 हो गए। सिमिलरली दैट जो 21 है ये हमारा 79 था, सिमिलरली 33, 98। तो ये डिफरेंस होती है, यहाँ 60 है तो 112 है, तो ये हमारा डिफरेंस। तो बेसिक डिफरेंस से आप जो लोड लगा रहे हैं, जैसे कोई एक मेंबर है उस पर एक ही तरह का लोड लग रहा है और उसके ऊपर हमने लोड कॉम्बिनेशन लगा दिए। मतलब लोड कॉम्बिनेशन बेसिकली होता है कि हमने उसको फैक्टर सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दिया है। हाँ, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये लिमिट स्टेट का कोड है इसी के लिए, जैसे अभी मैंने इसके लिए बनाया है, ये अभी मैंने इसके लिए थे वेरिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट लिमिट स्टेट। तो सिमिलरली हम लोग यूएलएस में चेक करते हैं, फिर सर्विसिबिलिटी में भी चेक करते हैं। सर्विसिबिलिटी में भी ये 2 कॉम्बिनेशन आते हैं हमारे, रेयर कॉम्बिनेशन और ये क्वासी कॉम्बिनेशन। एक फ्रीक्वेंट होता है, ये हमारा पीएससी मेंबर्स के लिए होता है, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट मेंबर्स के लिए होता है फ्रीक्वेंट, बट बाकी आरसीसी मेंबर्स के लिए हम लोग रेयर एंड क्वासी कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। तो इसमें अलग कॉम्बिनेशन यूज होते हैं और इसमें हम लोग स्ट्रेस चेक, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रिव्यू के लिए क्वेश्चन है कि हम लोग अल्टीमेट लिमिट स्टेट मेथड में, अल्टीमेट कंडीशन में सिर्फ उसके फ्लेक्चर के लिए चेक करते हैं, बेंडिंग और शीयर फोर्स के लिए चेक करते हैं, राइट। एंड सर्विसिबिलिटी में हम लोग स्ट्रेस चेक करते हैं और क्रैक विड्थ में चेक करते हैं। स्ट्रेस चेक हम लोग रेयर कॉम्बिनेशन में करते हैं। स्ट्रेस चेक आपका हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और टेंसाइल स्ट्रेसेस, ओके। तो हम लोग रेयर कॉम्बिनेशन में कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस चेक करते हैं, एंड क्वासी परमानेंट कॉम्बिनेशन में हम लोग हमारा क्रैक विड्थ को चेक करते हैं कि सेक्शन क्रैक विड्थ में फेल ना हो, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स हम लोग सिर्फ अपना यूएलएस में चेक करते हैं। तो ये IRC 6 कोड है, इसमें ये सारी चीजें कौन सी कंडीशन कहाँ पे है, लास्ट में ये सारी चीजें गिवन है कि रेयर कॉम्बिनेशन फॉर चेकिंग द स्ट्रेस लिमिट्स, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर B.3 टेबल में है, फ्रीक्वेंट में हमारा डिफ्लेक्शन ये सब है, बट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, क्वासी में हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर्स में क्रीप इफेक्ट्स और ये सब चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें थोड़ा सा डिफाइन की हुई हैं। ये SLS है, इसके आगे ULS दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स जो भी हैं। थोड़ा सा और रीड करना, अगर किसी का ब्रिजेस में इंटरेस्ट हो, प्रोफाइल अगर बनानी है, तो ये स्ट्रक्चर किसी भी कंसल्टेंसी में स्टार्ट करने के पॉइंट से, क्योंकि आज के डेट में बहुत स्टार्टअप कंसल्टेंसीज भी ओपन हो रही हैं, तो अगर किसी को बॉक्स कल्वर्ट स्ट्रक्चर का अच्छे से अगर आइडियलाइजेशन आता है और IRC 5-6 कोड्स की थोड़ी सी नॉलेज है 1-1-2 की, तो बहुत इजीली कहीं भी इसको जॉब मिल जाएगी।
इसमें कोड्स में सारे लोड्स के स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए हुए हैं, लाइव लोड्स वगैरह। बाकी मैंने एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कुछ बनाई हुई है ब्रिजेस के ऊपर, एक रफ आइडिया के लिए बेसिक, तो वो मैं सलील आपके साथ और शेयर कर दूंगा, तो वो आप शेयर कर देना, थोड़ा सा और देख लेंगे तो उसमें इन कोड्स की एक ग्लिम्स व्यू मिल जाता है। ओके सर। हाँ, आगे और कोई भी हेल्प हो, मैं भी चाहता हूँ कि अच्छे से सब लोग प्लेस हो, थोड़ा सा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डेवलप हो, कहीं पे भी अगर कुछ लगे तो हम लोग इस तरीके के सेशन आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। श्योर। कोई डाउट है किसी को? क्योंकि बॉक्स के एनालिसिस में इतना ही है, बस हम लोग बेंडिंग मोमेंट एक्सट्रैक्ट करके हमारी डिजाइन कैलकुलेशन एक्सेल शीट्स होती हैं, उसमें बस जो मेरे लिमिट स्टेट मेथड से जो बेंडिंग मोमेंट के जो भी चेक्स के फॉर्मूलेस गिवन है उसमें, वो हम लोग अपना यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर डाउट नहीं है तो फिर चलिए कंक्लूड करें। Yes. I think we should conclude this meeting now. हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर, आपने बताया था कि सेस्मिक लोड कंसिडर करने के लिए इसमें 2 कंडीशंस हैं। इसमें आपने बिल्ड लेंथ के लिए बताया था आपने कि लेस देन 60 मीटर। हाँ, ये रहा यार, ये रहा। तो वो लेस देन 60 मीटर होता है या मोर देन? ब्रिज की ओवरऑल लेंथ होती है 60 मीटर ना, मैं ये दिखाई देता हूँ एक सेकंड ना, यहीं पे लिखा हुआ है। ये रहा, ब्रिजेस इन सिस्मिक जोन 2 and 3 सेटिस्फाइंग बोथ लिमिट्स की टोटल लेंथ 60 मीटर से एक्सीड ना करे और स्पैन शुड नॉट एक्सीड 15 मीटर, ये कंडीशन होती है कि स्पैन शुड नॉट एक्सीड 15 मीटर और ब्रिज की टोटल लेंथ शुड नॉट एक्सीड 60 मीटर। हम लोग जोन 2-3 में उसमें नहीं करते, और बॉक्स स्ट्रक्चर्स में भी हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना, कलवर्ट्स एंड माइनर ब्रिजेस अप टू 10 मीटर स्पैन इन ऑल सिस्मिक जोन्स, तो ये कंडीशन होती है कि अप टू 10 मीटर, वही मैं करेक्ट था, ये 2 कंडीशन कहीं ना कहीं ओवरलैप हो रही थी कि कलवर्ट्स एंड माइनर ब्रिजेस, यही बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर, और माइनर ब्रिज भी हम लोग अप टू 10 मीटर देते हैं। बॉक्स टाइप हम लोग 10 मीटर 15 मीटर, इवन अंडर पासेस आपने देखे होंगे, हमारे LVUP हो जाता है ना, VUP LVUP 12 मीटर का हमारा VUP रहता है, व्हीकलर अंडरपास। LVUP 15 मीटर के रहते हैं, मतलब वो भी रहते हैं लाइट व्हीकलर अंडरपास। तो हम लोग 15 मीटर तक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो बॉक्स फ्रेम स्ट्रक्चर का इम्प्लीकेशन बहुत सारा है, ये कलवर्ट के ही डिजाइन नहीं है, इसमें आपका अंडरपासेस कवर हो जाते हैं, सबवे कवर हो जाते हैं, व्हीकलर अंडरपास होते हैं जो व्हीकल्स की मूवमेंट के लिए होते हैं ना, वो भी स्ट्रक्चर कवर हो जाता है, और यही सारी फोर्सेस उसमें आती हैं। सिर्फ थोड़ा सा लाइव लोड का इंटरप्रिटेशन और इंटेंसिटी चेंज होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। और ये कंडीशन है कि कलवर्ट्स 10 मीटर तक हमें सिस्मिक जोन में नहीं लेना होता, और ब्रिजेस हैविंग स्पैन लेस देन 15 मीटर एंड ब्रिज की टोटल लेंथ शुड नॉट एक्सीड 60 मीटर इन जोन 2 and 3, उन्हें हमें सिस्मिक में चेक नहीं करना होता। ओके, थैंक यू। हाँ, और किसी को यार कोई डाउट हो तो? सलील, फिर कंक्लूड करते हैं। Yes. Thank you sir for your wonderful knowledge sharing with us, and we would like to have you in future also. Thank you sir. Okay, Salil. Okay, bye-bye. Bye, everyone.